मरुधर एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि और कोरोना महामारी के चलते हुए कॉलेज बंद है, तो आपकी यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। तो आज हम मैथमेटिक्स बीएससी सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी नियमित रूप से इन क्लासों को ले रहे और पढ़ते समय पेन को अपने साथ रखें। सबसे पहले हम बीएससी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो इसका सिलेबस हम समझते हैं। पहले आप सभी को पता है कि मैथमेटिक्स के 3 पेपर होते हैं सेकेंड ईयर में। पहला पेपर फर्स्ट आपका होगा रियल एनालिसिस। वास्तविक गणित। इसके साथ में आपकी किताबों चलेगी दूरिक समष्टि। पेपर सेकेंड आपका होगा डिफरेंशियल इक्वेशंस। अवकल समीकरण, जिसका आप थोड़ा बहुत अध्ययन कक्षा 12 के अंदर कर चुके हैं। तो इसी के साथ चलेगा एक बुक और है आपकी आंशिक अवकल समीकरण। ये 2 किताबें होंगी आपकी पेपर सेकंड के अंदर। पेपर थर्ड संख्यात्मक विश्लेषण, न्यूमेरिकल एनालिसिस। और इसी के साथ एक बुक चलेगी आपकी सदिश कलन। जैसा आपको सभी को पता है कि आप फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा पैटर्न जो है पेपर का, वही पैटर्न आपका सेकंड ईयर के अंदर रहेगा। जैसे कि इसके अंदर आपको पता है प्रत्येक पेपर के अंदर 5 यूनिट होती है। इसके अंदर आपके पास 5 यूनिट मिलेंगे। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट 5। इन सभी के अंदर ऐसा पैटर्न है, दोनों पेपरों के अंदर, बाकी के अंदर वही 5 यूनिट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। पेपर आपके एग्जाम पेपर में, आपका एग्जाम पेपर जो है उसका पैटर्न समझ लेते हैं। देखिए यूनिट फर्स्ट में से आपका जो पेपर आता है, उसका पेपर पहला जो क्वेश्चन होता है, कोई भी पेपर फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड, मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा उसके अंदर पहला जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन आए। और सभी क्वेश्चन आपके होंगे शॉर्ट टाइम आंसरिंग वन लाइन, परिभाषा आ गई या फिर कोई छोटा मोटा सूत्र वगैरह पूछ लिया ऐसे। तो अपने पास ऐसे करके 10 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन होंगे आपके एक एक नंबर के। यानी कि पहला क्वेश्चन होगा आपका 10 नंबर का। यहाँ आपके जो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो होगा यूनिट फर्स्ट से होगा, ऐसे ही तीसरा चौथा जो क्वेश्चन होगा आपका यूनिट सेकंड से होगा। ऐसे करते हैं प्रत्येक यूनिट से आपके 2-2 नंबर के शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन आएंगे आपके। तो टोटल आपके 10 नंबर होंगे पहला क्वेश्चन। प्रत्येक यूनिट से मिलेंगे आपको 2 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आएगा पेपर के अंदर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर सेकंड आएगा आपका यूनिट फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर थर्ड आएगा आपका यूनिट सेकंड से।
क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका आएगा यूनिट नंबर 4 से। और क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा आपका यूनिट नंबर 5 से। और यहाँ पर जो ये भी लघुरात्मक क्वेश्चन होंगे, ये इनसे थोड़े बड़े होंगे। ये क्वेश्चन आपका आएगा 2 नंबर का, ये भी आपका 2 नंबर का, ये भी आपका 2 नंबर का, ये भी आपका 2 नंबर का, और ये भी आपका 2 नंबर का। तो इस प्रकार से टोटल कितने नंबर हो गए यहाँ पर? 2 से लेकर के 6 तक के 10 नंबर। प्रत्येक यूनिट से आपके आएंगे 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन, 2 से लेकर के 6 तक। इसके बाद जो बड़े क्वेश्चन है उनके बारे में बात करते हैं। ये भी आपका सिलेबस ही है, पेपर का पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के आपके क्वेश्चन नंबर 11 तक 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, यह आएगा आपका यूनिट नंबर 1 से, यह आएगा आपका यूनिट नंबर 2 से, और यह आएगा यूनिट 3 से, और ये यूनिट 4 से, और ये यूनिट 5 से। यहाँ पर अपने पास कोई चॉइस नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक आपको ये करने अनिवार्य है। कहाँ तक? 1 से लेकर के 6 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक आपको ये अवश्य करने हैं। यहाँ पर कोई चॉइस नहीं, अथवा वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। आपको 1 से लेकर के 6 तक सारे क्वेश्चन करने होंगे। यहाँ पर आपके पास चॉइस मिलेगी। यहाँ पर कोई 3 प्रश्न करने हैं। कितने प्रश्न? कोई 3 प्रश्न। और यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का। यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं, 5 में से कोई से भी तीनों क्वेश्चन कर सकते हैं। चाहे तो आप शुरू के तीनों करें, या कोई सा भी एक छोड़ करके, 2 छोड़ करके बाकी 3 करें, आपको यहाँ पर छोड़ दें। और ऐसे करके यहाँ से कितने क्वेश्चन करने हैं आपको? 3 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन करना है यहाँ से आपको 3, यानी कितने नंबर हो गए यहाँ से? 10 दिया 30। तो टोटल कितने नंबर हो गए? पहले क्वेश्चन के आपके 10 नंबर, पहला क्वेश्चन जिसमें 10 पार्ट होंगे, एक नंबर के 10 नंबर हो गए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 तक प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, कितने नंबर? 10 नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के आपके पास 11 तक प्रत्येक क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का। इसमें से करने आपको 3, तो कितने नंबर हो गए? 30 नंबर। टोटल कितने गए? 50। तो प्रत्येक पेपर टोटल कितने पूर्णांक का होगा? एक पेपर, कौन सा भी पेपर, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, तीनों पेपर कितने कितने गए? 50-50 नंबर। और साथ में अपने प्रैक्टिकल भी है। तो मैथ्स का जो प्रैक्टिकल होता है वो होगा 50 नंबर। तो ऐसे करके मैथ का जो टोटल जो होता है कितना होता है? 200 नंबर। पेपर फर्स्ट 50, पेपर सेकंड 50, थर्ड 50, प्रैक्टिकल 50। ऐसे करके आपके मैथ्स का जो टोटल होगा 200 नंबर का होगा। यहाँ तक की जानकारी आपको मेरे को लगता है समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो आप एक बार इसको वीडियो को दोबारा देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ये भी आपका सिलेबस है, और एग्जाम का जो पेपर आता है उसका पैटर्न, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, हम यहाँ पर पढ़ेंगे, हम पेपर सेकंड पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। अवकल समीकरण, जो कि आप कक्षा 12 में भी थोड़ा बहुत पढ़ के आ चुके हैं। पेपर का नाम आपका पेपर सेकंड है, और पेपर सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस, अवकल समीकरण।
आप सभी लोग कक्षा 12 के अंदर आप लोग पढ़ के आ चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस अवकल समीकरण। वहाँ पर आपके पास सरल रूप था, यहाँ से अब आगे थोड़ा और लेवल बढ़ जाएगा। तो अवकल समीकरण सबसे पहले तो बात होती है अवकल समीकरण की। तो अवकल समीकरण होती क्या है, सबसे पहले इस बात पर बात करते हैं कि अवकल समीकरण किसे कहते हैं। सबसे पहले समीकरण तो समीकरण तो होगी। तो समीकरण अवकल समीकरण, इसमें देखिए एक समीकरण अवकल समीकरण, समीकरण नाम समीकरण होगी एक समीकरण जो स्वतंत्र चर अथवा चर, डेफिनेशन लिख रहे हैं इसकी अवकल समीकरण की, हिंदी में लिख देते हैं। चलो डेफिनेशन आपकी एक समीकरण जो स्वतंत्र चर अथवा चरों, परतंत्र चर तथा परतंत्र चरों के अवकल गुणांक। अभी आपको उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। ये आपकी डेफिनेशन इसकी, शायद आप इसको नोट कर सकते हैं। एक समीकरण जो स्वतंत्र चर अथवा चरों, परतंत्र चर तथा परतंत्र चर के अवकल गुणांकों के मध्य संबंध को दर्शाती है, अवकल समीकरण कहलाते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है अवकल समीकरण की। एक समीकरण जो स्वतंत्र चर अथवा चरों, परतंत्र चर तथा परतंत्र चर के अवकल गुणांकों के मध्य संबंध को दर्शाती है, अवकल समीकरण कहलाती है। कुछ विद्यार्थियों की समस्या हो सकती है यहाँ पर कि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर ये क्या होते हैं। ये आपको फर्स्ट ईयर में बता भी चुके हैं, फिर भी आप लोग इसको समस्या है वो फिर से देख लें। आप लोग फलन पढ़ते हो, फलन में आप लोग लिखते हो y बराबर जैसे कि x स्क्वायर प्लस 2, ये आपका एक फलन है, उसको fx भी बोल सकते हैं। फलन है किसका, x का। यहाँ पर जहाँ इसको y भी बोल देते हैं, चलो y से डिनोट कर दिया fx को, तो y बराबर लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर प्लस 2। y यहाँ पर क्या है, fx है, ठीक है। एक नया चर है y बराबर x स्क्वायर प्लस 2, एक समीकरण है दो चरों के मध्य x और y का। यहाँ पर देखिए y जो है इसका x के यहाँ पर इस समीकरण के अंदर x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे, जैसे 1 0 रखें, x बराबर 0 पर y की वैल्यू आएगी आपके पास 2, x बराबर 1 पर इस समीकरण के अंदर रखें तो y की वैल्यू आएगी आपके पास कितनी 3। जैसे x की वैल्यू 1 रखी अपन ने कितना मान आया y का 3, ऐसे x के अलग अलग वैल्यूज के लिए y का क्या मान आएगा अलग अलग मान। तो यहाँ पर को फ्री कौन है अपना x, यानी कि x का मान रखने के लिए अपन क्या है स्वतंत्र है। यहाँ पर x का मान रखने के लिए अपन क्या है स्वतंत्र है, तो x क्या होगा यहाँ पर स्वतंत्र चर। और यहाँ पर x पर डिपेंड कौन कर रहा है, x की वैल्यू रखने पर किसका मान आ रहा है y का, तो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है y, तो डिपेंड यानी कि परतंत्र, तो y क्या होगा यहाँ पर परतंत्र, y क्या होगा यहाँ पर परतंत्र। तो x तो क्या है स्वतंत्र, y क्या है परतंत्र। मैंने यहाँ पर लिखा है एक समीकरण जो स्वतंत्र चर अथवा चरों, तो स्वतंत्र चर अथवा चरों की बात आई, स्वतंत्र एक यहाँ पर x स्वतंत्र चर है, चरों की बात है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। अपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है जो आपका आंशिक अवकलन जो है चैप्टर नंबर 5 अवकलन गणित का आपका चैप्टर नंबर 5 है, फर्स्ट ईयर में आप देख सकते हैं किताब में। उसमें आपके पास होगा वहां पर दो चरों का फलन, दो चरों के फलन, वहां पर डेफिनेशन दे रखी है इसकी। उसमें क्या था, उसमें था कि अपने पास मान लीजिए कोई z है, कोई फलन, ये किस किस का फलन है x और y का।
जैसे इस तरीके से था अपने पास कोई भी समीकरण। तो जेड इसका फलन है यहाँ पर एक्स का और वाई। यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखने पर भी आपका वहाँ जेड का मान डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू पर भी। एक्स की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो जेड की अलग अलग वैल्यू आएगी। यहाँ पर किसकी वैल्यू और रखनी पड़ेगी, वाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो किस किस की वैल्यू रखेंगे, एक्स की और वाई की। एक्स की अलग अलग वैल्यूज देंगे इसको तो जेड का क्या आएगा, अलग अलग मान आएगा। ठीक है, तो एक्स का और वाई का अलग अलग मान रखेंगे तो जेड का क्या आएगा, अलग अलग मान आपका प्राप्त होगा। तो यहाँ पर स्वतंत्र मान है, ये दोनों स्वतंत्र, इनका मान रखने के लिए अपन क्या है, स्वतंत्र है। तो यहाँ पर एक्स भी स्वतंत्र है और वाई भी क्या है, स्वतंत्र है। जेड क्या है यहाँ पर, डिपेंडेंट यानी कि परतंत्र। तो यहाँ पर एक्स और वाई तो क्या है, स्वतंत्र चर है, अपना जेड क्या है, परतंत्र चर। ऐसे ही दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। स्वतंत्र चरों की संख्या हो सकती है कितनी भी, 3 4 5 6 जितना भी हो सकता है। ठीक है, तो फिक्स नहीं है कि स्वतंत्र चर एक ही होगा या फिर 2 ही होंगे या 3 होंगे। उस समीकरण को देख के मालूम पड़ जाएगा आपका कि स्वतंत्र चर कितने हैं। ये 2 चरों, इसमें 2 स्वतंत्र चर है, परतंत्र चर आपका एक ही मिलेगा। जेड आपका क्या है, यहाँ पर परतंत्र चर है। ठीक है, और यहाँ पर वाई आपका क्या है, परतंत्र चर। परतंत्र चर तो एक ही होगा, इसलिए अपन ने लिखा है कि परतंत्र चर, चरों ने लिखा है यहाँ पर अपन ने, क्योंकि यहाँ पर परतंत्र चर एक ही होगा तथा परतंत्र चरों के अवकल गुणांक। अपन यहाँ पर देखिए, अपने बोले अवकलन निकाला होगा तो आप लोग क्या करते हैं, dy अपॉन dx। सिंगल होगा आपके पास, यदि एक ही परतंत्र चर हुआ तो अपन क्या करेंगे, dy अपॉन dx, यानी संपूर्ण अवकल गुणांक जो होता है अपना वो करेंगे। आंशिक अवकल गुणांक आप लोगों ने पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर के अंदर, चैप्टर नंबर 5। यदि एक से ज्यादा स्वतंत्र चर आ जाए तो यदि इसके सापेक्ष अवकलन होगा तो अवकलन नहीं कर सकते, इसके सापेक्ष क्या करोगे आप लोग, आंशिक अवकलन करोगे। क्या करोगे, आंशिक अवकलन। जैसे डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाला था हमने फर्स्ट ईयर के अंदर, तो आंशिक अवकलन करते हैं तो जिस चर के सापेक्ष हम कर रहे हैं, ये स्वतंत्र चर है, तो जिस चर के सापेक्ष कर रहे हैं ये इसका अवकलन तो होगा और बाकी जो दूसरा स्वतंत्र चर है वो क्या हो जाएगा, इसके सापेक्ष कांस्टेंट हो जाएगा, अचर हो जाएगा। इसका हम इसके साथ किस तरह से बिहेव करेंगे, अचर की तरह। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एक्स स्क्वायर का कितना 2x, y स्क्वायर का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि अचर x के सापेक्ष जब अवकलन कर रहे हैं आंशिक अवकलन तो y क्या हो जाएगा यहाँ पर, अचर। तो y का जैसे करेंगे x के सापेक्ष क्या मिलेगा आपको, अचर का 0 होता है अवकलन 0। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ऐसे डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इसका दोबारा से अवकलन कर सकते हैं। तो क्या होंगे ये अवकल गुणांक, इसके सापेक्ष परतंत्र चर तथा परतंत्र चरों के अवकल गुणांक। तो परतंत्र चर के अवकल गुणांक y के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल y भी निकाल सकते हैं, उसका भी कितना आएगा 2y आएगा, 0 प्लस 2y। तो ये x स्क्वायर का जब y के सापेक्ष करने जाएंगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा, तो x स्क्वायर का कितना 0, y का कितना 2y। ठीक है, तो इन अब अवकल समीकरण में आते हैं। ये तो क्या हो गया अवकल गुणांक। हमने डेफिनेशन लिखी है कि एक समीकरण जो स्वतंत्र चर और अथवा चरों, परतंत्र चर तथा परतंत्र चरों के अवकल गुणांकों के मध्य संबंध को दर्शाती है अवकल समीकरण कहलाती है। जैसे एग्जांपल अपने पास है dy अपॉन dx x प्लस y माइनस 1, ये आपकी बुक का एग्जांपल दे रहा हूँ, x प्लस y प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए अपने पास y क्या है, y होगा आपका जो ऊपर है आपको दिख रहा होगा किसका अवकलन हो रहा है, y का अवकलन हो रहा है, तो y क्या होगा यहाँ पर परतंत्र चर। ठीक है, x क्या है आपका जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो क्या है, स्वतंत्र चर। ठीक है, तो यहाँ पर x स्वतंत्र चर परतंत्र चर, स्वतंत्र चर परतंत्र चर और परतंत्र चर का क्या है अवकल गुणांक। इनके बीच में एक रिलेशन है, समीकरण है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, समीकरण बराबर होता है आपका समीकरण। तो ये आपका क्या है, एक समीकरण है जो किसके बीच संबंध दर्शा रहा है, ये आपका अवकल गुणांक परतंत्र चर का, ये आपका स्वतंत्र चर परतंत्र चर, इनके बीच में संबंध को दर्शा रहा है। तो ये क्या होगा आपका अवकल समीकरण।
एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये आपका एक दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें देखिए, इसमें भी आपको दिख रहा होगा ये क्या है, y यहाँ पर परतंत्र चर है, इसके सापेक्ष ये अवकल गुणांक है dy अपॉन dx। इसके बीच में उसका क्या है, ये भी डबल बार डिफरेंशिएशन किया गया, दो बार अवकलन किया गया y का x के सापेक्ष। तो ये क्या है, ये भी एक अवकल गुणांक है। ठीक है, तो ये भी एक समीकरण है जो किसके बीच में, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर के अवकल गुणांकों के बीच में क्या दर्शा रहा है, रिलेशन दर्शा रहा है। तो ये समीकरण भी क्या कहलाएगा, आपका अवकल समीकरण। क्या होगा ये, अवकल समीकरण। तो सभी लोग इतना आप लोग पढ़े। उसके बाद आप लोग अपने जो 12वीं की किताब आपकी गणित की, उसमें आपके पास होगा, यदि आपके पास नहीं है तो अपने जो भी आस पड़ोस में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनकी किताब लेके आप लोग देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। जो आपका अवकल समीकरण है उसके अंदर मिलेगा। तो थोड़ा बहुत पार्ट आपको उसके अंदर जो भी जितना भी पार्ट है उसको पढ़े आप, क्योंकि आपका शुरू के तो 3-4 पॉइंट है पेपर इसका जो प्रश्नावली फर्स्ट है, इसकी यूनिट फर्स्ट है पूरी। ठीक है, पहली जो प्रश्नावली पूरी एक यूनिट है अपने आप में, इसमें से आपके 3 से 4 पॉइंट जो है आपके, जैसे कि फर्स्ट पहली प्रश्नावली का फर्स्ट चैप्टर है, पहली प्रश्नावली का जैसे सेकंड चैप्टर, ऐसे करके शुरू के लगभग 4-5 चैप्टर जो आपके 4 से 5 चैप्टर होंगे लगभग, वो आपके कक्षा 12 के जैसे ही ऐसे है। कक्षा 12 के अंदर जो पढ़ चुके हैं आप लोग, सेम वही पैटर्न है, एक से लगभग 4 पॉइंटों से लेकर के 5 पॉइंटों तक। जैसे फर्स्ट ए है आपका नाम, जैसे प्रश्नावली का फर्स्ट ए, उसके बाद फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, फर्स्ट डी, ई। तो शायद ई तक आप लोग देख रहे हैं किताब के अंदर, मैं बता भी दूंगा आपको, शायद ई तक आपका जो है 12वीं तक का जो पैटर्न, आप जो भी सवाल थे 12वीं तक का, 12वीं में आप जिन तरीकों से आप अवकल समीकरण को हल करते थे वो सारे तरीके आपके सारे के सारे वही हैं कक्षा 12 का। तो सबसे पहले आप कक्षा 12 की किताब को पढ़ें, यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। उसके बाद हम कल से ही अपने यहाँ पर पहले प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो सब कल से सभी लोग आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठें, इस परिभाषा को नोट करें, एग्जाम्पल को नोट करें, और आपका दिन शुभ हो। और इसको आप लोग कंटिन्यू क्लास लें, पेन कॉपी साथ के रखते हुए। ठीक है, चलो।